जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस बार मल्टीटास्किंग का मैक्सिमम कोर्स मैं आपके YouTube में मुहैया करवाऊंगा। तो इस सोच में देखिए, आज मैं हर दिन दे रहा हूं, आज भी मैंने दिया, आज पॉलिटिकल साइंस के ऊपर दिया, आपका जनरल अवेयरनेस पे दिया। देखिए वहां यहाँ पे उन सवालों को ही अंदर में डाला गया है जो सवाल आपके मैट्रिकुलेशंस लेवल में जीडी में आए हुए थे, या आपके इसमें आए हुए थे, क्या कहते हैं, आपके मल्टीटास्किंग में आए हुए थे, या उससे काफी नजदीक के जो सवाल हैं। तो ये मेरी हर वक्त की कोशिश रहता है, और इसको हमने वर्ड एसोसिएशन टेक्निक में, अगर 2 बार सुनेंगे तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा, उस तरह से इसको किया गया है। और ये कार्यक्रम मेरा चलता ही रहेगा, और ये सवाल जो है आप जरूर करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूं एसएससी में जो है सवाल जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। आशा करता हूं यह आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो हम जान लें, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र बोला गया है, जो चाणक्य का लिखा हुआ है, उसमें अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि वो तो राजतंत्र के बारे में लिखा हुआ है। किताब का शीर्षक है कौटिल्य अर्थशास्त्र था। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? देखिए, आर्टिकल 48 अर्थात अनुच्छेद 48 में ये लिखा हुआ है कि आपके कृषि और पशुपालन का वृद्धि के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए, और गाय बछड़े को बचाया जाए, उनके वध से रोका जाए। ये संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है। राज्यसभा के लिए अर्थात अपर हाउस के लिए नामित की गई, मतलब मनोनीत की गई, नॉमिनेटेड प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। तो प्रथम महिला फिल्म स्टार जो अपर हाउस में नॉमिनेटेड हुआ था, मनोनीत हुई थी, वो थी नरगिस दत्त। इस बार जो मल्टीटास्किंग के एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत कोई तो जानते हैं, अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लें कि इसकी फ्री क्लासेस जो है YouTube पे ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ये 100% फ्री है, खाली आपको इसके वीडियोस को डाउनलोड करके आपकी तैयारी करना है। तो देखिए अभी मल्टीटास्किंग के ऊपर कौन कौन से हमने वीडियो को अपलोड कर चुका हूं मैं। तो इसके जो वीडियोस के जो है, मैं फ्रंट को पेज को आप दे रहा हूं आपको कि ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इसके लिए सब्सक्राइब करें। अब कुछ लोगों का एक गलत फहमी है कि सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं। जी नहीं, आप जब भी सब्सक्राइब के बटन दबाते हैं आपको एक पैसे भी का जरूरत नहीं होता है। ये क्या होता है कि आपको मेरी जो वीडियो है, जैसे आप मल्टीटास्किंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग की तैयारी की अवधि में जितने भी वीडियोज हैं आपको पता चलता है, और जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं YouTube में कुछ सर्च करते हैं, कुछ और आ जाता है, और आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आइए चले आज का जो हमारा है वॉल्यूम 1 जो है, जिसमें हम सिनोनिम्स भी सीखेंगे, एंटोनिम्स भी सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे, एंड इडियम्स भी सीखेंगे। ये संपूर्ण एक वीडियो है, 1 घंटे का है। अगर आप यहां नहीं देख सकते हैं तो जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी काफी जरूरी है। वो अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो माने बेसिक राइट दिया हुआ है। तो देखें कि आर्टिकल 21 में है जीवन का अधिकार, अर्थात राइट टू लाइफ। और इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्थायी आवास का अधिकार भी जो है, बेसिकली वो आपका आर्टिकल 21 का ही एक रूप है।
तो स्थायी आवास का अधिकार जो है वो संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे मौलिक अधिकार में गणना करता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय मतलब केक का कार्यालय, इन सबों में एक लक्षण बराबर है। वो क्या है? जैसे देखिए, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124, इलेक्शन कमीशन का है आर्टिकल 148, यूपीएससी का है आर्टिकल 315 और कैग का है आर्टिकल 324। इन सब ये जो है, ये जो संस्थाएं हैं वो संविधान में वर्णित हैं। तो इन ये सब जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं। डाक मतदान अर्थात पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट को जो आपको इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट बैलेट बोला जाता है या परोक्षी मतदान बोला जाता है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली अर्थात किसी कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है, फिर से उस पर समीक्षा करना, फिर से उस पर रिव्यू करना, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया है, ये सिस्टम है, वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। ओरिजिनली यूएसए में ही जो है किसी भी आपके जजमेंट का रिव्यू करने का प्रावधान है। संविधान के निम्नलिखित में किससे संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? मतलब संविधान के किस पार्ट में बोला गया है कि मत देने का अधिकार? तो देखिए, संविधान का भाग 15 आर्टिकल जो है वो आपका 324 से 329 में मत देने का अधिकार जो दिया गया है तो वो निर्वाचन करके लिखा हुआ है। तो निर्वाचन जो भाग है उसमें मत देने का अधिकार के बारे में उल्लेख है। चतुर्थ वर्ग अर्थात फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये फोर्थ स्टेट जो है ये मीडिया को बोला जाता है। किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? मतलब किसी लॉ को आप हटा सकते हैं, किसी लॉ के विपरीत आप जा सकते हैं। यह है आपातकालीन का युद्ध या बाहरी आक्रमण, जो आर्टिकल 20 और 21 में लिखा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट को यह पावर होता है कि जुडिशियरी के भी किसी इसको क्या कहते हैं वर्डिक्ट के वो विरोध में जाए। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? देखिए, विवाह, मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, विरासत, ये सब जो हैं ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। इसका मतलब है केंद्र और राज्य दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है। कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ अर्थात लेबर यूनियन के गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं अर्थात रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो 100 कर्मचारी मिलकर ही किसी लेबर यूनियन का गठन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसका मिनिमम संख्या जो है वो 100 होना चाहिए। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहां मुखरित किया गया है? सामाजिक न्याय मतलब होता है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस जो है केवल प्रस्तावना में लिखा गया है, हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है, हमारे उद्देशिका में लिखा गया है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? हम लोग सबको जानते हैं, यह सत्यमेव जयते लिखा गया है और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? ये तो लगभग हर कोई जानता है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है और ये राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित है। अल्पकालीन अध्यक्ष अर्थात एडहॉक चेयरमैन का क्या कार्य होता है? तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन के न होने पर सदन की कार्यवाही को संचालन करने का काम जो होता है वो अल्पकालीन अध्यक्ष का होता है। शक्ति विभाजन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति का अंश है? तो ये फेडरल गवर्नमेंट या संघात्मक शासन का एक अंग है जहां पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, जो हमारे देश में कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के द्वारा किया गया है। शिक्षा का विषय जो है वो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है, अर्थात इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर सरकार भी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है या राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? देखिए, पूरी धुन को अगर बजाना है तो 52 सेकंड लगता है और उसका अगर संक्षिप्त रूप में बजाना है तो 20 सेकंड लगता है। तो दो है 52 सेकंड पूर्ण रूप से, संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड। सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया है? देखिए, सवाल फिर से रिपीट हुआ है लेकिन जानबूझ के मैं इसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का के बारे में लिखा गया उद्देशिका में, लेकिन आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि आपका समता का अधिकार मतलब धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो सामाजिक न्याय का एक मूलदंड है, मतलब बेसिक थिंग है। तो इसके लिए सामाजिक न्याय शब्द की बात करते हैं तो यह प्रस्तावना में है, और सामाजिक न्याय का ध्येय बोलते हैं तो वो आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। इसके लिए इसके जगह पे दोनों ही जो आंसर वो सही है, अनुच्छेद 15 भी सही है, उद्देशिका भी सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प अर्थात नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो हमारे देश का जो नेशनल फ्लावर है वो कमल है, कमल का फूल है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? देखिए, आर्थिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान में अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया। आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिकल राइट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र में डंडों या तिल्ली की संख्या कितनी है या स्पोक्स कितने हैं? तो हम जानते हैं उसमें 24 डंडे बोलिए, तिल्ली बोलिए, स्पोक्स बोलिए, 24 होते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे नेशनल फ्लैग के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो धर्म चक्र का रंग जो है नेशनल फ्लैग का वो ब्लू कलर का है। किस देश में वित्त विधेयक अर्थात फाइनेंशियल बिल विधानमंडल के ऊपरी सदन मतलब अपर हाउस में पेश किया जाता है? ये देश के बारे में पूछा हुआ है। हमारे देश में नहीं होता है लेकिन ये जर्मनी में होता है। तो जर्मनी में जो है वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू किया है? तो जान लीजिए, स्विट्जरलैंड में जो है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे देश में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पास हुआ था और जिसके आधार पर 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन एक बात को याद रखेंगे, 1953 में ही सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। संपत्ति के अधिकार को किसके शासन काल में हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाकर उसे एक सिंपल कानूनी अधिकार बना दिया गया था। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, यह परंपरा कहां अपनाई जाती है? तो याद रखेंगे, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, ये जो परंपरा है वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में अपनाई जाती है। इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है। इंग्लिश मुकुट जो है वो एक नामित कार्यपालिका का उदाहरण है, और जो स्टेटस हमारे देश के प्रेसिडेंट का है, तो उतना ही स्टेटस जो है वो इंग्लिश के राजा का है, मतलब ब्रिटेन के राजा का है या इंग्लिश मुकुट का है। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, ये याद रखेंगे, ये जो बना था 1860 में, लेकिन लागू हुआ था 1862 से। तो इसको जरूर याद रखेंगे, ये स्वाधीनता के बहुत पहले से हमारे देश में ब्रिटेन द्वारा लगाया गया था भारतीय दंड संहिता। कृपया ध्यान दें, आपके लिए अत्यंत उपयोगी संपूर्ण मैथ कोर्स सबसे कम दाम में केवल 300 रुपए में 1400 सवालों को वीडियो द्वारा सरलतम रूप से समझाया गया है। जरा देख लें इसमें आपके क्या क्या उपलब्ध होंगे। जैसे अंक गणित में आपके 19 चैप्टर से पूरा चीज कवर किया गया है। सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, नंबर सिस्टम है, एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे मैथ किसी भी चैप्टर में आपके 30 मैथ से कम नहीं है। अब आइए मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, जिसे 9 चैप्टर में कवर किया गया है, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वृत्त है, स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट है, परिधि है, अंतर्वृत्त, परिवृत्त अर्थात सर्कम सर्कल इन सर्कल है, बेलन है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है इत्यादि सारे का सारा चीज लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर में कवर किया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी है। एलजेब्रा भी 2 चैप्टर में कवर किया है, सारा फॉर्मूला के बेस के ऊपर है। ज्योमेट्री जो है वो 3 चैप्टर में कवर किया गया है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है काफी ज्यादा विस्तृत रूप में किया गया है, क्योंकि वो बैंक वाले भी कर सके और आपके एसएससी वाले भी। इसमें टेबल है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, मिक्स चार्ट है, रॉकेट चार्ट है इत्यादि। इसके अलावा तेजी से आप गणित कर सके, इसके लिए भी अलग से एक आपको वीडियोस दिए जाते हैं, जिसके अंदर में तेजी से कैसे जोड़ें, तेजी से कैसे घटाएं, तेजी से कैसे गुना करें, तेजी से कैसे प्रतिशत निकालें, बैंक के लिए तेजी से डीआई कैसे करें, नंबर सीरीज को तेजी के साथ कैसे करें। देखिए, इसको लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी में लिंक भेजा जाता है, आप डाउनलोड कर लें, यह आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। सेव करके रख लें, फिर चाहे मोबाइल में पढ़ें, चाहे लैपटॉप में पढ़ें, चाहे कंप्यूटर में पढ़ें, जैसे भी चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक चीज है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी कोई ऐसा मद हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में भी नहीं हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? उस मद पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और ये संसद में, पार्लियामेंट में से पारित होता है। जैसे हमारे यहाँ है कि सर्विस टैक्स, ये किसी मद में नहीं था, बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा ही पारित करके लागू किया गया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तो था वो एडविन लुटियंस ने किया था।
एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। कास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया था? तो कास्ट शब्द जो है बेसिकली ये पुर्तगालीज लैंग्वेज है, ये पुर्तगाल से लिया गया था, पुर्तगाली भाषा से लिया गया था। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षतात्मक, मतलब है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के दो रूप हैं, जिसका कॉम्बिनेशन है हमारा पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल। याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर भारत के संसद अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग का मुद्दा और कुछ नहीं केवल होगा उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हुआ है, इसी पर उन पर महाभियोग या इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये जान लीजिएगा कि ये अरस्तु ने बोला था। अरस्तु कौन था? जो आपका अलेक्जेंडर का गुरु था, उसने बोला हुआ था। महत्वपूर्ण विषय पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए, इस विधि को हिंदी में पहल बोलते हैं। जब किसी शासक को यह जानना होता है कि प्रजा किसी विषय पर क्या राय रखती है, तो उसको जानने के लिए उनसे जो सवाल किया जाता है, उनसे जो जवाब इकट्ठा किया जाता है, उसको उस विधि को, उस सिस्टम को पहल बोलते हैं। समाज के तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि क्या है? तो बोलते, ये सीधा सीधा पूछा है कि समाज ज्यादा पावरफुल है कि राज्य ज्यादा पावरफुल है। देखिए, राज्य के पास जो है पुलिस होता है जो दंड देने की ये होती है, समाज के पास वैसा कुछ नहीं है। इसके लिए राज्य की क्रियाशीलता जो है समाज से कहीं ज्यादा अधिक व्यापक होता है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि या कानून बना सकती है? तो देखेंगे, ये जो स्पेशल सिस्टम है ये जम्मू और कश्मीर का 370 के आधार पर है कि वहां के राज्य में केंद्र को कोई कानून बनाना है तो वहां के राज्य के सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष उस राज्य को कहते हैं जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। संविधान के संकल्पना अर्थात प्रियम्बल का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। तो संविधान का संकल्पना सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था। सर्वोच्च संप्रभुता या अल्टीमेट सोवरेनिटी किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का। राज्य मतलब यहां देश से है, तो सोवरेनिटी किसका है? अल्टीमेट, वो है राज्य का अर्थात देश का। दलबदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो देखिए, संविधान के 10th शेड्यूल में दिया गया है और 1985 में इसमें 52nd अमेंडमेंट 52वें अमेंडमेंट में इसमें फेरबदल किया गया है। मत देने का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, ये एक सिंपल राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। क्रीमी लेयर, इस संकल्पना से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब आर्थिक स्तर के ऊपर, इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर पूरा वर्गीकरण होता है तो सबसे ऊपर वाले वर्ग को जो है क्रीमी लेयर बोलते हैं, जो समाज के सबसे संप्रभुता या संपन्नता वाला स्तर होता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है।
तो मतलब विधान की जो प्रभुसत्ता है, विधान बनाने की जो प्रभुसत्ता है, वो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पे संभालेंगे। देखिए, लोग इसमें भारत के राष्ट्रपति का पे बोलते हैं, लेकिन ये तो एक बोलने के लिए, लेकिन आर्टिकल 75 के क्लॉज नंबर 2 के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है, रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री को रिजेक्ट भी कर सकता है, पदच्युत कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्राइम मिनिस्टर के सलाह को मानना बाध्य होता है। इसलिए क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा के ऊपर ही मंत्री रहते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो देखिए, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी का प्रावधान है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण से, दूसरा है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने से, मतलब गवर्नमेंट को अगर बहुमत खत्म हो जाता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 3 चीज हैं।